इस वीडियो को देखने से कबल इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। गजाला ने तुम्हारी जबरदस्त खिलाबाजियों के बारे में मुझे हर बात बता दी है। इस रोज मैं अपने जहन को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। मैंने अव्वल खान से जो बातें कही वो हमारे दरमियान नहीं हुई थी, लेकिन मेरे जहन के किसी न किसी गोशे में जरूर अटकी हुई थी। वो बार साफ हो जाने के बाद सबके जहन खूब काम कर रहे थे। शाम को अव्वल खान आया तो उसका मूड बहुत बेहतर हो चुका था। ठंडे दिल से सूरत हाल पर गौर करने के बाद शायद उसने उस हकीकत को कबूल कर लिया था कि जो कुछ हो रहा था वह हमारे फितरी तकाजों के ऐन मुताबिक था। लंबे अरसे तक हम सब का एक जगह रहना एक मिसाली ख्वाब तो हो सकता था, लेकिन अमली तौर पर यह मुमकिन नहीं था। उसके आदमियों ने पंडित मनोहर लाल और मोहनी पंडित के बारे में खासी मेहनत की थी। पंडित और उसकी बेटी की निजी जिंदगियां बहुत गंदी और घनौनी थी। वह बातें मुझे मूसा से भी मालूम हो चुकी थी। एसटीएफ वालों ने अपनी छानबीन में इन वाकयात को ज्यादा गहराई तक कुरेदा था। ये बात हर शक को शुबे से बाला थी कि पंडित को अपनी अकलौती और खूबसूरत बेटी से वालियाना मोहब्बत थी। शायद 10 साल पहले बीवी की रफाकत से दायमी महरूमी से बेटी के लिए उसकी मोहब्बत गहरी हो गई थी। एतदाल इंसान की जिंदगी का सबसे सुनहरा और कामयाब असूल है। एतदाल बरकरार न रहे तो इंसान को अजियतनाक तजर्बात के लिए जहन्नुम के सफर की जरूरत पेश नहीं आती। यही जीती जागती दुनिया उसके लिए जहन्नुम का नमूना पेश करने लगती है। मगर बेटी के लिए पंडित की पदराना मोहब्बत में बेअतदाली ने इन दोनों में से किसी के लिए कोई परेशानी पैदा नहीं की थी। वो अपनी अपनी जगह बहुत खुश थे। पंडित रंगीन मिजाज आदमी था। उसे मोहनी के लिए हद से बड़ी हुई मोहब्बत में इसे वो बेमहार आजादियां दी हुई थीं जिनसे वो खुद फैज याब होता रहता था। दोनों एक ही रंग में रंगे हुए थे और एक दूसरे की सरगर्मियों से दानिस्ता चश्म पोशी करते रहते थे, लेकिन इनकी सोहबतों से लुत्फ अंदोज होने वाले भी खुद एहतसाबी के नादर लम्हात में पंडित और मोहनी को इबरत का मुरक्का करार देते थे। इनके पास शर्मो हया, इज्जत और साख का कोई रवायती तसव्वुर नहीं था। रंगारंग लोगों के हजूम में सरमस्ती की जिंदगी बसर करना इनका मिशन था और वो इसमें कामयाब थे। इनके दोस्त और अहबाब इनके मुंह पर इनकी दरियादिली, अहबाब नवाजी और आज़ाद रवि की तारीफें करते नहीं थकते थे। पीठ पीछे वो जो भी कहते हों इन्हें इसकी परवाह नहीं थी। पंडित बहुत सी शहरी और दही जायदादों का मालिक था, जिसके किरायों से होने वाली खतीर आमदनी के बाद उसे किसी काम काज की जरूरत नहीं थी। मगर वो फिर भी कारोबारी लेन देन के जरिए दोनों हाथों से दौलत बटोर कर उसे अपनी मनपसंद रंगीनियों पर लुटाता रहता था। वो कारोबार की बजाय सिर्फ कारोबारी लेन देन करता था क्योंकि शहर के तिजारत पेशा घरानों में तालीम का रुझान कम था। बच्चे को होश संभालते ही मोरूसी कारोबार में लगा दिया जाता था। दूसरे कारोबारी वो थे जो तालीम के मैदान में मुंह के बल गिरने के बाद कोई ना कोई धंधा जमाने में कामयाब हो जाते थे। इस भीड़ में पढ़े लिखे कहलाने वाले भी पाए जाते थे, लेकिन इनकी तालीम बस तालीमी सनद पर लिखी होती थी। अमली तौर पर कोई सनद इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी। कारोबार में अक्सरियत ऐसे ही लोगों की थी। वो इनकम टैक्स और दूसरे सरकारी चक्रों की वजह से बैंकों से लेन देन करने से घबराते थे और भारी माहाना शरहों पर खुली मंडी के महाजनों से बड़ी रकमें लेने को तरजीह देते थे। सूझबूझ रखने वाले ताजर ऐसे महाजनों को नफरत की निगाह से देखते हैं और हकारत से इन्हें सूदखोर करार देकर बैंकों से कारोबार को तरजीह देते हैं। मगर दूसरों के लिए पंडित मनोहर लाल जैसे लोग एक बड़ा सहारा थे। बैंक की 15-20% सालाना शरह के मुकाबले में वो अपनी दी हुई रकमों पर 3-4% माहाना सूद जरूर लेते थे, लेकिन वो जुबानी लेन देन होता था जिसमें किसी रसीद या खाते का दखल नहीं था। पंडित ने अपनी कई जायदादें गिरवी रखकर बैंकों से बड़ी बड़ी रकमें कम शरह पर उधार ली हुई थी और बाजार में वही रकमें 3 गुना से भी जायद शरहों पर सूद में चलाकर भारी नफा कमा रहा था। जब आमदनी ऐसी बेहिसाब हो, शौक बेलगाम हो, मसरूफियात रंगीन हो और जमीर सोया हुआ हो तो वही होता है जो पंडित कर रहा था। बाप अपनी बेटी के साथ मिलकर अंधी आमदनी को हवस और ख्वाहिशात के अंधे कुएं में डबो रहा था। वो खुद खुश था, उससे मिलने वालियां खुश थीं और मोहनी से मिलने वाले भी खुश थे। वो पंडित मनोहर लाल की जिंदगी के ऐसे पहलू थे जो बहुत से लोगों के इल्म में थे।
اس کی خفیہ سرگرمیاں جو ہر ایک کی نظروں سے اوجھل تھیں زیادہ تشویشناک تھیں۔ دھنراج موہنی کا منظور نظر ہونے کے ساتھ پنڈت کا بھی چہیتا تھا۔ دھنراج کی طرح پنڈت بھی اہم اور اعلیٰ عہدوں پر مامور افسران سے گہری دوستیاں رکھتا تھا۔ انہیں اپنی محدود دعوتوں میں بلا کر شراب و شباب سے ان کی مہمان نوازی کرتا تھا۔ ان مدارات کے صلے میں وہ ان سے کیا حاصل کرتا تھا یہ کسی کے علم میں نہیں تھا۔ یہ سراغ لگانے کے لیے وقت درکار تھا۔ وہ خطرناک آدمی ہے۔ میں نے اول خان کی زبانی وہ ساری باتیں سننے کے بعد رائے دی۔ اس نے ظاہری طور پر پلے بوائے کا روپ دھارا ہوا ہے، مگر اندر ہی اندر کوئی اور گل کھلا رہا ہے۔ گل ضرور کھلا رہا ہے۔ ہفتے میں ایک رات وہ چند گھنٹوں کے لیے بسیرا ضرور جاتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ رستم جیسے جرائم پیشہ شخص سے اس کا کیا مفاد وابستہ ہے جو رات گئے اسے خود گاڑی چلا کر بسیرا جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میرے آدمی اس پر کام کر رہے ہیں۔ کیا وہ ہمیشہ رات گئے ہی رستم کے پاس جاتا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ فی الحال یہی معلوم ہوا ہے، 1-2 روز میں سب واضح ہو جائے گا۔ بے فکری کی زندگی گزارنے والا شخص ایسے پر اضطرار رابطے کیوں رکھتا ہے؟ سرکاری افسر، سفارتکار اور مجرم یہ سب بھی اس کے دوست ہیں۔ ان کی درمیانی کڑی وہ خود ہے۔ ہمیں موسیٰ کی بات پر غور کرنا ہوگا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے موساد کے ایجنٹوں سے پنڈت کے میل جول کی کہانی محض جان بچانے کے لیے نہ گھڑی ہو۔ غور ضرور کرو، مگر یہ نہ بھولو کہ موسیٰ معمولی پڑھا لکھا اور بہت کم رتبے کا آدمی ہے۔ وہ موہنی کا محافظ تھا۔ اسے پنڈت کی پارٹیوں کی اتنی زیادہ تفصیل کیسے معلوم ہوئی؟ موساد والوں کی شناخت ان کی پیشانی پر نہیں لکھی ہوتی کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ انہیں پہچان لے۔ تم ہمیشہ گہری جزویات پر نگاہ رکھتے ہو، تمہارے اعتراض میں وزن ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو ہمیں پنڈت کے گھر سے اس کے کرتوتوں کا کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور ملے گا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بکواس کر رہا ہے۔ میری بات اول خان کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ ہمیں بے لاگ انداز میں ہر بات کا مثبت اور منفی پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ میری رائے غلط ہو اور وہ سچ بول رہا ہو، اس کا بہت کم امکان نظر آتا ہے، اس نے مایوسانہ انداز میں کہا۔ یہ دوسرا پہلو ہے، ہم اسے بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میں نے اسے سمجھایا، وہ 24 گھنٹے گھر میں رہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی اور ذریعے سے یہ باتیں معلوم ہوئی ہوں۔ روشن خیال گھرانوں کے مکین اپنے مسکین نظر آنے والے گھریلو ملازمین کو عام طور پر زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور ان کو گونگا بہرا سمجھتے ہوئے ان کی موجودگی میں بھی اپنی گفتگو کے تسلسل میں فرق نہیں آنے دیتے۔ شام کو یا رات کو جب کسی مخصوص مقام پر ان خانگی ملازمین کی چوپال جمتی ہے تو بے احتیاطی سے کہی ہوئی بہت سی باتیں سینہ بہ سینہ گھر سے باہر نکل کر دوسروں تک پہنچ جاتی ہیں۔ گھر کے اندر اور باہر کام کرنے والے ملازمین میں بھی قریبی ربط ضبط ہوتا ہے۔ ایک خدمتگار کوئی چونکا دینے والی نئی بات سنتا ہے تو اپنے ساتھیوں میں اپنی برتری اور اہمیت جتانے کے لیے وہ اہم بات ہر طرف پھونک دیتا ہے۔ یہ سلسلہ ہر گھر میں ہی یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ ملازمین کی سطح پر گردش کرنے والی ان سرگوشیوں میں بعض اوقات افواہیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، لیکن مالکوں کو شاذ و نادر ہی علم ہو پاتا ہے کہ ان کے کمروں میں ہونے والی باتیں کہیں اور بھی پھیل رہی ہیں۔ گھریلو ملازمین کی ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے۔ وہ اپنے گھر بار، ماں باپ اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر محض روزی کمانے کے لیے دن رات اپنے مالکان کی سیوا کرتے ہیں اور اپنی روزی کے اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے دن رات ان کی جھڑکیاں اور ڈانٹ ٹپٹ سنتے ہیں۔ ان کی زندگی میں سنسنی اور دلچسپی کا ایک ہی پہلو ہوتا ہے کہ وہ اپنے قابل رشک مالکان کے رازوں سے ایک معصومانہ سی باخبری حاصل کرتے رہیں اور پھر اسے بڑھا چڑھا کر اپنی کہانیوں سے دوسروں کو مرعوب کر سکیں۔ مالک ان کے خوابوں کے شہزادے ہوتے ہیں جنہیں ہر وہ آسائش اور سہولت حاصل ہوتی ہے جو ان کے خوابوں میں ناچتی رہتی ہے، لیکن عمر بھر اسے نہیں پا سکتے۔ ان کے لیے ایسے شہزادوں کے قریب رہنا اور ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی پراسرار آرزوؤں میں سلگتے رہنا ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ بات کا دوسرا رخ ایک لمبی بحث کے بعد آخر کار اول خان کی سمجھ میں آ ہی گیا اور وہ قائل ہو گیا کہ موسیٰ کے بیان کی تردید یا تصدیق کے لیے پنڈت منوہر لال کی خانہ تلاشی ضروری تھی۔ موسیٰ کے چکر میں پڑھ کر ہم ملنگ کو بالکل ہی بھول بیٹھے ہیں۔ اس موضوع کے سمٹتے ہی اول خان کو رستم کے دوسرے آدمی کا خیال آ گیا۔ شاید موسیٰ اس سے زیادہ کارآمد ثابت ہوا ہے۔ اچھا ہی ہوا کہ ہم گدے کے ساتھ پک کو بھی نہیں لائے، ورنہ ہمیں اس کی ہسٹری شیٹ پر بھی غور کرنا پڑ جاتا۔ اس وقت صرف وہی ایک ایسا مجرم ہے جو تمہیں کرنل جمال دستی کی حیثیت سے پہچان سکتا ہے، اول خان نے بتایا۔ تم میجر بخشی کو بھول رہے ہو۔ اس بحروب کی ابتدا کا ذمہ دار وہی ہے۔ بخشی ایک محتاط سفارتی افسر ہے۔ شہر میں اس کی نقل و حرکت بہت محدود ہے، مگر ملنگ سے کہیں بھی تمہارا سامنا ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ رستم کا آدمی ہے۔ چند روز کی بات ہے،
मेरे चेहरे पर घनी दाढ़ी उग आएगी तो वो भी मुझे नहीं पहचान सकेगा। उस वक्त तक मैं जरा सी एहतियात कर लूंगा। आज तुम रुस्तम को फोन करोगे, हो सकता है कि तुम्हें बसेरा का रुख करना पड़ जाए। मलंग वहां मौजूद हुआ तो तुम्हें वापसी की राह भी नहीं मिल सकेगी। रुस्तम अपने आदमियों को अपने घर से दूर रखता है, मैंने उसे याद दिलाया। फिर भी उसने मूसा को वहां बुलाया था। मूसा गायब है। मूसा का अता पता लगाने के लिए मलंग की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। एहतियात अच्छी होती है। मैं इससे मुत्तफिक हो गया। जब तक मेरा और रुस्तम वाला किस्सा तय नहीं हो जाता, मलंग की निगरानी शुरू करा दो। निगरानी से कोई फायदा नहीं होगा, उसे भी रगड़ना पड़ेगा। वो सफाकी से बोला, वो आखिरी इलाज है, फिलहाल निगरानी कराते रहो। मैंने उसे समझाया, इस तरह वो तुम्हारी नजरों में रहेगा। अगर वो बसेरा का रुख करे तो उसके खिलाफ कदम उठाया जा सकता है। ये हो सकता है। अव्वल खान ने सर हिलाकर कहा, मुझे इसकी जान लेने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि वो तुम्हारे लिए खतरा बनने ना पाए। यह मकसद इस तरह भी पूरा हो जाएगा। मूसा कहाँ है? इसके बारे में तुमने क्या तय किया है? मुझे वो सवाल याद आ गया। आज उसकी आखिरी रात है। लाश उसके पुराने इलाके में डाल दी जाएगी। उसे भी जिंदा रखो जब तक उसकी लाश नहीं मिलती। रुस्तम उसकी बाजियाबी के बारे में पुर उम्मीद रहेगा। लाश मिल गई तो उसका मूड बिगड़ जाएगा। ऐसा ना हो कि वो ओबी वाले काम से इनकार कर दे। मुकर्रर वक्त से पहले सब कुछ तय हो चुका था। रुस्तम ने मुझे फोन करने के लिए कोई खास वक्त नहीं दिया था, बस शाम का जिक्र किया था, मगर मैंने उस काम के लिए अपने तौर पर 7 बजे का तयन कर लिया था। 7 बजे मैं अव्वल खान के साथ उसके दफ्तर में मौजूद था। फोन मिलने पर दूसरी तरफ से रुस्तम के किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी। मैं मलिक मुमताज़ बोल रहा हूँ, मुझे रुस्तम से ज़रूरी काम है। मैंने अपना तारुफ कराया। होल्ड करो। इस आवाज़ के बाद चंद सानियों के लिए लाइन पर सकूत छा गया। मेरा अंदाज़ा था कि वो लाइन मिला रहा होगा, मगर एक लंबे सकूत के बाद वही आवाज़ दोबारा उभरी। मलिक मुमताज़ और मलिक अफसल, तुम कल भी आए थे? हाँ, वही सिलसिला है। रुस्तम ने आज फ़ोन करने के लिए कहा था। मुझे उसकी बाज पुरस पर गुस्सा आने लगा। इस मरतबा रिसीवर पर हल्की सी बलोची मौसीकी सुनाई देने लगी। वो अपने एक्सचेंज के जरिए रुस्तम से लाइन मिलाने की कोशिश कर रहा था। अचानक मौसीकी की आवाज़ मुनक़ता होगी और वही आदमी फिर लाइन पर आ गया। 7 पेटी लेकर 2 बजे से पहले यहाँ आ जाओ, काम हो जाएगा, उसने कहा। ये 7 पेटी का क्या मतलब है? तुम रुस्तम से मेरी बात क्यों नहीं कराती? 1 पेटी 1 लाख, 7 पेटी 7 लाख, उसने कारोबारी अंदाज में वजाहत की। उनके पास मेहमान हैं, वो इस वक्त बात नहीं कर सकते। ये पैगाम उनकी तरफ से ही है। तो क्या आज ही 2 बजे से पहले आना जरूरी है? मैंने अव्वल खान की तरफ देखते हुए उलझन अमेज लहजा में पूछा। इतने कम वक्त में इतनी पेटियों का बंदोबस्त करने में दिक्कत हो सकती। जो होता है वो बंदोबस्त कर लो, बाकी बातें खुद आकर कर लेना। बोलो किस वक्त आओगे? 11 बजे, मैंने कदरे तआक्कुफ के बाद कहा। इसमें जरा सी देर सवेर हो सकती। 11 और 12 के बीच तुम्हारा वक्त है। आजू बाजू ख्याल करके आना। आजकल मौसम जरा खराब है। पेटी चोर माल की बूझ सूंघते फिरते हैं। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। 2 बजे मेरे निमटते ही अव्वल खान ने अपने नतनों से गहरा सांस खारिज करते हुए कहा, ये 2 बजे और 11 बजे का क्या चक्कर था? मालूम होता है कि रुस्तम ईरानी किसी उल्लू की औलाद है। उसने 2 बजे से पहले बुलाया था। मैंने 11 का वक्त दिया। अब 11 और 12 के दरमियान मेरे लिए वक्त मुकर्रर है। ये पेटियों का कोड शायद रकम के लिए था। अव्वल खान ने तायद तलब लहजा में पूछा, तुम ऐसी मुजरमाना इस्तिलाहत से खासे बाखबर हो? मैंने हंस कर कहा, रकम आज ही अदा करनी है। आज? अव्वल खान फिक्रमंद हो गया। मैंने समरी भेजी हुई है, रकम मिलने में चंद रोज लगेंगे। ओह, मेरी हैरत और खुशी का ठिकाना न रहा। तो क्या यह रकम STF अदा करेगी? बिल्कुल। ओबराइन तुम्हारा नहीं, इस मुल्क का दुश्मन है। इसके सर की कीमत यह मुल्क ही अदा करेगा। फिर परवाह मत करो, मैं अभी जहांगीर की तरफ जाता हूँ। डॉलरों में नोट बहुत कम होंगे। रुस्तम खुश हो जाएगा। मैं सलमा से रकम लेकर रुस्तम से मिलने के बाद ही वापस आऊंगा। तुम्हें फंड्स मिल जाएं तो तुम 7 लाख का उधार अदा कर देना। इस वक्त लोहा गर्म है, ओबराइन के काम में देर नहीं होनी चाहिए। मैंने रुस्तम के आदमी को बता दिया था कि पूरी रकम के बंदोबस्त में देर हो सकती है और उसने मुझे बसेरा आकर रुस्तम से बात करने का मशवरा दिया था, मगर मैं जानता था कि ऐसे कामों में पूरी रकम की पेशगी अदायगी जरूरी होती है। रकम देने में ताखीर का मतलब ओबराइन के फितने को ज्यादा देर पालने के सिवा कुछ नहीं था। मुझे मुआवजे के तयन में रुस्तम की ईमानदारी ने काफी मुतासर किया था। उसने मुझे 7 से 10 लाख तक का तखमीना दिया था और मैंने सिर चश्मे के साथ उसकी अदायगी पर अपनी रजामंदी जाहिर की थी। इसके बावजूद रुस्तम ने अपने तखमीने की सबसे कम रकम तलब की थी। इस मुतालबे से साबित हो गया था कि रुस्तम अपने गाहक की जेब देख कर मुआवजा लेने की बजाय कुछ असूलों की पासदारी करता था और शायद इसीलिए कामयाब था। रुस्तम से मुलाकात में वीरा के लिए सिरे से कोई गुंजाइश नहीं थी। उसे मिलने का हक सिर्फ मलिक मुमताज और मलिक अफजल को था।
मगर जो ही उसे ये पता चला कि मैं जहांगीर के घर से रकम लेता हुआ सुल्तान शाह के साथ बसेरा जाऊंगा तो वो भी मचल गई कि उसे और गजाला को भी साथ ले लिया जाए। दिन में मैं पूरे जुलूस के साथ किराए के मकान की तलाश में निकल खड़ा हुआ था, मगर दोनों औरतों को जहांगीर के घर छोड़कर रुस्तम से मुलाकात के बाद अपने साथ वापस लाने की तजवीज़ नहायत अहम काना थी। मुझे वापसी में रात के 1:30-2 भी बज सकते थे और ऐसे नामुनासिब वक्त पर हम चारों का यकजा होकर शहर में घूमना किसी तरह मौजू नहीं था। रात के खाने तक वीरा रह रहकर मुझसे उलझती रही। इस दौरान में उसने अव्वल खान के फराहम किए हुए ज़ख़ीरे में से अस्काच की एक मुनासिब मिकदार अपने मेदे में उतार ली थी, इसलिए उसके लबो लहजे में जिद का उनसर भी औद कर आया था। वह हम में से किसी की कोई दलील सुनने या मानने की बजाय अपनी बात मनवाने पर तुली हुई थी। तुम इन दोनों को जाने दो। अव्वल खान को न जाने वो तजवीज़ कैसे सूझ गई। गजाला कमरे में आराम करेगी, हम दोनों मूसा पर थोड़ी सी मेहनत और करेंगे। मेरा ख्याल है कि वह भी कुछ और भी उगलेगा। वो नुक्ता वीरा की खुमार ज़दा खोपड़ी में समा गया। वो रुस्तम और जहांगीर को भूल कर मुसरत तमिज़ लहजे में बोली, रात का अंधेरा वैसे ही खौफ आवर होता है और अंधेरे का तशद्दुद बड़े बड़े सुरमाओं का हौसला तोड़ देता है। ये खेल ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने उसकी आमादगी पर तशक्कुर का कलमा अदा करने के बजाय उसी मौजू में उलझाए रखना ज़्यादा मुनासिब समझा और कहा, कभी कभी तुम तशद्दुद से बहुत ज़्यादा माजूज होने लगती हो और हद से गुजर जाती हो। इसे मार ही ना देना। इस गर्म मौसम में स्टेशन 4 पर 2-4 रोज तक लाशें महफूज रखने का कोई बंदोबस्त नहीं है। फिक्र मत करो। वो अपने तरंग में बोली, वो मर गया तो उसकी लाश एदी के मुर्दा घर में रखवा देंगे। एदी वाले लाशों को छुपाने का धंधा नहीं करते। वारसों की तवज्जो के लिए फौरन ही तस्वीरें, खबरें या इश्तिहार जारी कर देते हैं। सुल्तान शाह ने मुंह बनाकर कहा, तुमको जहां जाना है चले जाओ, ये मेरा और अव्वल खान का मसला होगा, इससे हम खुद निमट लेंगे। तुमने अपने कमरे के 2-3 फेरे और लगा लिए तो कोई मसला पैदा करने के काबिल नहीं रहोगी। सुल्तान शाह चिढ़कर बुड़बुड़ाया और उठकर कमरे से निकल गया। वीरा शायद उसका तबसरा नहीं सुन सकी थी। उसकी रवानगी को अपनी फतेह समझकर हंस दी। खाने के बाद सुल्तान शाह को साथ लेकर मैं स्टेशन 4 से निकल खड़ा हुआ। जहांगीर और सलमा से मेरी मुलाकात को काफ़ी दिन गुजर गए थे। इस जोड़े के लिए मैं इस्लामाबाद और लाहौर क्या हुआ था। मुझे यकीन था कि वहाँ से आसानी के साथ मेरी गुलू खुलासी नहीं हो सकेगी। इन्हें मुतमईन करके ही मैं अपनी मुहिम पर रवाना हो सकता था। मलेर छावनी से क्लिफ्टन तक का सफ़र खासा तवील था, मगर सुल्तान शाह की मुतजस्सिस फितरत और उसके पै दर पै सवालों की वजह से वो फासला बातों ही बातों में कट गया। डोरबेल के जवाब में एक कम उम्र बच्ची ने दरवाज़ा खोला तो मैं चौंकाया। लम्हे भर के लिए मेरा दिल थक से रह गया कि कहीं जहांगीर ने किसी मजबूरी की वजह से वो फ्लैट न छोड़ दिया हो। मगर इसी वक्त अंदर से आने वाली सलमा की आवाज़ ने मेरे वजूद में इत्मीनान की एक लहर सी तोड़ा थी। वो इस लड़की को मेरा नाम मालूम करने की हिदायत दे रही थी। बेटा बता दो कि हम आए हैं, मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, और मेरी आवाज़ पहचान कर सलमा तकरीबन दौड़ती हुई खुद ही दरवाजे पर आ गई। अरे तुम गैरों की तरह यहाँ क्यों रुक गए? सीधे अंदर चले आते। हमें गैर मुतवक्का तौर पर अपने दरवाजे पर पाकर उसका चेहरा खुशी से गुलनार हो गया था। मैं इस दौरान में कम उम्र लड़की का जायजा ले चुका था। वो मासूम और खूबसूरत बच्ची थी। उसके लिबास से जाहिर हो रहा था कि वो घर के काम काज के लिए मुलाजिम रखी गई थी। अपने मालकन की आवाज़ सुनते ही उसने कदरे हैरत से हमारे लिए रास्ता छोड़ दिया। सलमा इस कदर जोश में आई हुई थी कि हमारे दाखिल होने से पहले ही उसने मुझे बाजू से पकड़कर अंदर खींच लिया। सुल्तान शाह मेरे साथ सलमा के तपाक की वजह से झिझकता हुआ अंदर दाखिल हुआ। लड़की ने कुछ न समझने वाले अंदाज में दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम लाहौर से कब आए? वहां से पलट कर दोबारा फ़ोन भी नहीं किया। गए थे तो मेरे मेके वालों के साथ मेरे बेटों को भी देखा थे। तुम्हारा खून बिल्कुल सफ़ेद हो गया। तुमने एक ही सांस में शिकवों का दफ्तर खोल दिया। हमें अंदर बैठने तो दो। मैंने एहतिजाज किया, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी आया है। सुल्तान शाह भी अपना है, इसे सब कुछ मालूम है। तुम इसके हमदर्द बनने की कोशिश मत करो। सुल्तान शाह कुछ कहे बगैर बेबसी से दांत निकाल कर रह गया। सलमा, ख्वाबगाह से जहांगीर की बोझल आवाज़ गूंजी। कौन आया है जो इतना चहक रही हो? आ रही हूँ, खुद देख लेना कि मेरा कोई नहीं आया। दोनों तुम्हारे ही जिगरी दोस्त हैं। मेरा ख्याल है कि हमने यहाँ आने के लिए गलत वक्त का इंतखाब किया है। सुल्तान शाह ने खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ माजरत की। वैसे भी हमें फ़ोन करके आना चाहिए था। वो शाम को बिला नागा पीते हैं। सलमा ने मुंह बनाकर कहा, फ़ोन करने से कुछ नहीं होता। पीने के बाद वो ऐसी जली कटी बातें करते रहते हैं। अंदर आकर खुद देख लो कि क्या हो रहा है। जहांगीर ने अपनी ख्वाबगाह में समा बांधने के लिए धीमी रोशनी जलाई हुई थी और केस्ट प्लेयर पर हल्की आवाज़ में जगजीत सिंह की कोई गज़ल चल रही थी। वो खुद किंग साइज बेड पर फैला हुआ था और किसी मवाली की तरह दोनों हथेलियों के दरमियान अस्काच का गिलास दबाए हुआ था। हमें पहचानने के लिए उसे अपनी आंखों पर खासा जोर डालना पड़ा। मुझे देखते ही उसने अबे तू
کا نعرہ لگایا اور مسحری پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کھڑے کھڑے اپنے گلاس میں بچی ہوئی اسکاچ گٹا گٹ حلق سے اتاری اور گلاس مسحری پر ڈال کر میری طرف چھلانگ لگاتی۔ سلمہ میرے پیچھے تھی۔ میں دانستہ ایک طرف سرک گیا اور جہانگیر کو سنبھلنے کے لیے مجبوراً سلمہ کو اپنے بازوؤں میں لینا پڑ گیا۔ توبہ، دور ہٹیں، منہ سے ایسی بدبو آ رہی ہے کہ دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ سلمہ نے ناک منہ چڑھا کر اسے اپنے بدن سے دور دھکیلتے ہوئے کہا، تم خود دور ہٹو، کیوں میرے راستے میں آئی ہو؟ جہانگیر اس پر ہو رہا ہے، تمہارے پسینے میں سے اب ظلم کی بدبو آنے لگی ہے، تم بہت صفاق اور خود غرض ہو۔ میں جیسی بھی ہوں تم سے اچھی ہوں، سلمہ لڑاکا انداز میں بولی۔ کچھ صفاق عورت ملی ہوتی تو اب تک 10 دفعہ لات مار کر اپنے گھر بیٹھ چکی ہوتی۔ 2 دفعہ تو تم بھی بھاگ کر اپنے چہیتے اور لاڈلے بھائیوں کے پاس جا چکی ہو، پھر کیوں آ گئی میرے سینے پر مونگ دلنے؟ جہانگیر نے ترکی بترکی کہا۔ دیکھ لو، یہ نشے میں ایسی ہی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ سلمہ روحان سی ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بات کی لڑائی تھی جو ہمارے پہنچتے ہی اچانک شروع ہو گئی تھی۔ میں نے جہانگیر کو مسحری کی طرف لے جاتے ہوئے پچکارا، کیوں بلا وجہ بیوی سے لڑ کر اپنا موڈ اور نشہ غارت کر رہے ہو؟ سلطان شاہ تمہارے بارے میں اپنے دل میں کیا سوچے گا؟ سلطان شاہ خوابگاہ کا خراب موسم دیکھ کر باہر نکل چکا تھا۔ سلمہ تیز سرگوشیانہ آواز میں بولی، انہیں اب کسی کی شرم اور پرواہ نہیں ہے۔ میں نے جب سے گھر کے کام کے لیے ایک بچی رکھی ہے، یہ انگاروں پر لوٹ رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اسی کے تانے دیتے رہتے۔ یار تم خود غور کرو، اپنا بچہ لاہور بھیج دیا ہے اور پرائی بچی پر ظلم کر رہی ہے۔ وہ ننھی سی جان جب اپنے بساط سے بڑے بڑے کام کرتی ہے تو میرا دل کٹنے لگتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ چائلڈ لیبر اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے، کبھی اسی الزام میں مجھے پولیس سے پکڑوانے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ میں ہر وقت کے اس عذاب۔ جہانگیر نے اسے بات پوری کرنے نہیں دی اور مسحری پر پہلو بدل کر مجھ سے بولا، تم خود اس جاہل عورت کو بتاؤ کہ کیا میں غلط کہتا ہوں؟ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی سلمہ ہمارے قریب آ کر زہریلے مگر سرگوشیانہ لہجے میں بولی، یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس بچی کو نکال کر کوئی جوان اور خوش شکل لڑکی رکھ لوں تاکہ میری زندگی کا رہا سا سکون بیکارت ہو سکے۔ جب وہ بچی سامنے آتی ہے یہ دانت پیسنے لگتے ہیں۔ پوری صورتحال واضح ہوتے ہی مجھے جہانگیر پر غصہ آ گیا۔ میں نے کئی بار نظروں سے اسے گھورا تو اس کے چہرے پر غصے کی جگہ یکا یک یتیمی برسنے لگی۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ جھوٹی، میں نے کبھی جوان اور خوبصورت نوکرانی کے لیے نہیں کہا، بس ذرا بڑی ہو، اتنی بڑی کو وہ کام کرے تو اس پر رحم نہ آئے۔ اس نے نشے میں قسم کو قسم بنا دیا تھا۔ یہ فتنہ تم نے خود پالا ہے۔ میں نے سلمہ کو لتاڑا، چھوٹی نہ بڑی، تم 2 آدمیوں کا کام کتنا ہوتا ہے؟ تمہیں کسی ملازمہ کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو اس کے لیے بھی تیار ہوں، مگر یہ اڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ متبادل بندوبست کے بغیر یہ بچی نہیں جائے گی۔ انہیں کون سمجھائے گا؟ ہمیں ملازمہ کی ضرورت ہے۔ جہانگیر نے پلکیں جھپکاتے ہوئے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، وہ گھر کا کام سنبھال لے تو سلمہ میری دیکھ بھال کے لیے زیادہ وقت دے سکتی ہے، باہر کے کام وہ سکون سے کر سکتی ہے، اس سے ہمارے درمیان مخاصمت پیدا ہو سکتی۔ مخاصمت نہیں، وہ مفاہمت ہوتی۔ میں نے اسے پھٹکارا، ملازمہ بدل کر تم سلمہ کے لیے روز باہر کے کام نکالو گے۔ سلمہ تمہیں ٹھیک سمجھتی ہے، نشے میں بھی تمہیں اپنے مطلب کی باتوں کا ہوش رہتا ہے۔ تم پکے بدماش ہو اور ہر وقت نئے گل کھلانے کے چکر میں رہتے ہو۔